वेलकम टू एजुकेशन विद इजी ट्रिक। आज जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग ग्रेविटेशन अर्थात गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशन आप जान गए। ग्रेविटेशन अब दो टर्म से देखिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ग्रेविटेशन का मीन्स होता है ग्रेविटी प्लस अट्रैक्शन। ग्रेविटेशन दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, ग्रेविटी प्लस अट्रैक्शन। अब ग्रेविटी को आप बोलते हैं पृथ्वी। ठीक है, ग्रेविटी को आप अर्थ या पृथ्वी बोल सकते हैं, और अट्रैक्शन का मतलब होता है खींचना। इसी को मैंने हिंदी में भी लिख रखा है। गुरुत्वाकर्षण का मीन्स क्या होता है? गुरुत्व प्लस आकर्षण। मतलब गुरुत्व का अर्थ सिंपल सा होता है पृथ्वी। तो पृथ्वी जिस बल से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है वो क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण। अब ये समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। क्लियर? तो ये आप मैंने लिख लिया है, ग्रेविटी मीन्स अर्थ। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। गुरुत्वाकर्षण का मीन्स क्या होता है? देखिए पृथ्वी का एक फिनोमिना है। पृथ्वी का देखिए, ये बॉल देखिए, एक बच्चा लिया हुआ है, इसने बॉल को ऊपर फेंका, तो बॉल में देखिए, बॉल जैसे ही ऊपर की ओर थ्रो किया तो बॉल में जो फोर्स था उसका वेट अर्थ की ओर काम करने लगा और अंततः बॉल जाकर के अर्थ की ओर गिर गई। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ग्रेविटी क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इस पूरे पृथ्वी पर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है? पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचती है। ठीक है, ये जो अट्रैक्शन है पृथ्वी का किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचने का, वही ग्रेविटेशन कहलाता है। क्लियर समझ में आ गया होगा बेटा? मतलब पृथ्वी का किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचना ही ग्रेविटेशन कहलाता है। समझ में आ गया? अगर ग्रेविटी की हम बात कर लें, सिंपल केवल ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू मासेस। देखिए एक बात नोट करने के लिए, ग्रेविटी में हमेशा जो फोर्स लगता है बेटा अट्रैक्शन ही लगता है, कभी रिपल्सन नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये बात आपको नोट करने की है। कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछ देता है ग्रेविटी में किस तरीके का फोर्स लगता है, अट्रैक्शन लगता है, रिपल्सन लगता है, कि बोथ लगता है, कि नन ऑफ दिस लगता है। तो सिंपल सी बात है, केवल अट्रैक्शन ही लगता है, क्योंकि पृथ्वी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर केवल अट्रैक्ट ही करती है, रिपल नहीं करती है। क्लियर? ग्रेविटी इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू मासेस, एनी टू बॉडीज, एनी टू पार्टिकल। फिर और जब खोज हुई तो पता चला ऐसा नहीं है कि पृथ्वी ही नहीं, ब्रह्मांड में कोई भी दो कण है, कोई दो पार्टिकल है, कोई भी दो बॉडी है, उसके अंदर एक अट्रैक्शन फोर्स होता ही होता है। ठीक है, ग्रेविटी इज नॉट जस्ट द अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। या ये ग्रेविटी सिर्फ इतना ही नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में ही अट्रैक्शन हो रहा हो। इट इज एन अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। और खोजा गया तो पाया गया कि पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में कोई दो कण अगर आपस में है तो उसमें एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता रहता है, और इसे ही हम ग्रेविटी बोलते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो न्यूटन ने ही सबसे पहले इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है। उन्होंने बताया कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो पृथ्वी पर हो, चाहे यूनिवर्स में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच क्या होता है? एक अट्रैक्शन फोर्स, एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं, और यानी कि गुरुत्व का आकर्षण है, आकर्षण बल है, पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगी ही खींचेगी। ठीक है, तो उसका खींचना गुरुत्वाकर्षण कहलाता ही है। लेकिन ब्रह्मांड में अगर कोई भी दो कण है, ठीक है, ब्रह्मांड पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो कण है, कोई दो प्लेनेट है, तो दो सैटेलाइट है, कोई दो ऑब्जेक्ट है, कोई दो कुछ भी है, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स रहता है जिसके कारण वो एक निश्चित दूरी से, जैसे अगर मान लीजिए सूर्य से हम देखते हैं सारे ग्रह क्या होते हैं, एक निश्चित डिस्टेंस से चारों ओर घूमते हैं। अब ये कैसे हो सकता है? क्योंकि सूर्य और उन ग्रहों के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो बिल्कुल फिक्स है, और उस फिक्स रहने के कारण उसके चारों ओर वो हमेशा रिवॉल्विंग किया करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो ग्रेविटेशन के बारे में बताया गया कि ब्रह्मांड में कोई भी दो कण है वो उनके बीच में एक आकर्षण बल लगता है, और इसी आकर्षण बल को हम क्या करते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, अब न्यूटन ने सबसे पहले इसको डिस्कशन किया गया। देखिए वैसे तो पृथ्वी का घूमना सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया, फिर केपलर ने भी कुछ बताया था इसके बारे में कि पृथ्वी जो होती है, कोई भी ब्रह्मांड में
जो ग्रह घूमते हैं वो किस तरीके से घूमते हैं। लेकिन न्यूटन ने उन सारे के आगे जाते हुए एक कदम, एक ऐसा स्टेप रख दिया, इन्होंने मैथमेटिकली कैलकुलेट कर दिया, जिसकी वजह से आज भी पूरे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम जो है, न्यूटन का यूनिवर्स ग्रेविटेशन लॉ जो है, आज भी फेमस हो गया। और आज भी मैथमेटिकली प्रूव होने के कारण हम किन्हीं दो ब्रह्मांड में किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाले फोर्स का कैलकुलेशन इसी मेथड से करते हैं। क्लियर। देखिए न्यूटन के बारे में सिंपल समझ लेते हैं। न्यूटन बहुत ही तेज़ दिमाग के व्यक्ति थे, जैसे हम लोग तो कुछ है ही नहीं, उनके आइंस्टीन, न्यूटन, उन लोग तो बहुत ही तेज़ दिमाग के व्यक्ति थे। जैसे उनके मन में विचार आना होता है कि हम अगर कोई भी चीज़, हम मान लीजिए हम स्कूल जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, तो हमारे मन में विचार आया कि हम अगर स्कूल जा रहे हैं तो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो वो उनके मन में वो विचार था कि हम एक कदम, वो लोग आगे सोचते थे। वो जो व्यक्ति एक कदम आगे सोचता है लोग उसे पागल कहते हैं, लेकिन वो लोग इतने तेज़ थे कि वो हम लोग से एक कदम आगे थे। ठीक है। तो उन्होंने एक बार स्कूल बंक करके वो एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। ठीक है। तो जो भी पेड़ था वो मान लीजिए सेब का ही कंसीडर था, सेब का ही पेड़ था, तो उन्होंने सेब को ऊपर से नीचे की ओर गिरते देखा। तो उनके मन, अब हम लोग होते तो सेब नीचे गिर जाता और फट से खा के किनारे हो जाते, लेकिन उनके मन में विचार आया कि भैया ये पेड़ से लगा हुआ सेब नीचे कैसे गिर गया, ये चंद्रमा ऊपर से नीचे क्यों नहीं गिरता। तो उनके मन में एक कॉन्सेप्ट जनरेट हो गया, और ये कॉन्सेप्ट जनरेट होने के कारण ही उन्होंने क्या किया कि इन्होंने किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का, जो उन लोग ने, उनके कोई भी दो पार्टिकल के बीच लगने वाले जो आकर्षण बल या रिपल्सन बल, जो भी फोर्स होते हैं, उसके बीच में एक मैथमेटिकली कैलकुलेशन प्रूव कर दिया। वही न्यूटन का यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहलाता है। उन्होंने बताया कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर दो पिंड, जैसे मान ले दो पिंड m1 और m2 है, उनके बीच की डिस्टेंस r है, तो इनके मध्य लगने वाला जो फोर्स होता है वो m1 इंटू m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और इनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विद स्क्वायर। अगर इसको इंग्लिश में देख लिया जाए, दैट्स एवरी पार्टिकल इन यूनिवर्स अट्रैक्ट every other particle with a force along a line joining them. The force is directly proportional the product of the masses and the inversely proportional the square of the distance. मैंने बोल दिया, वही मैंने बोला हिंदी में भी कि अगर कोई भी दो, अगर क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले फोर्स का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हो, तो उन दोनों जो भी दो ऑब्जेक्ट, उनके मासेस का प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उसके बाद उनके बीच के डिस्टेंस का जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर लगने वाले फोर्स के इक्वल होता था। अगर हम मान लेते हैं दो बॉडी m1 और m2 है, उनके बीच के डिस्टेंस r है, देन यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है। तो मैंने देखिए इसमें एक फोटो में मैंने करके बता रखा है। ठीक है। तो इसमें m1 और m2 की डिस्टेंस मैंने r मान रखी है। अब फर्स्ट नंबर लिखा है, ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाइड टू बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने लिख रखा है कि जो फोर्स होता है वो क्या है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है m1 इंटू m2। इसको इक्वेशन मैंने 1 बना दिया। ठीक है। वैसे ही सेकंड, द ग्रेविटेशन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। मतलब जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले जो बीच का डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैंने इन दोनों इक्वेशन को मिला दिया, तो F इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जैसे समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, इस कांस्टेंट कैपिटल G आ जाता है। F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो कैपिटल G है इसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं, जहाँ पे जो F है फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट है, m1 क्या मास ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, m2 क्या मास ऑब्जेक्ट 2 है, और r जो डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। m1 आप जान रहे हैं, m2 आप जान ही रहे हैं। ठीक है। अगर इस ऑब्जेक्ट, अब इतना तो हम, ये ग्रेविटेशन लॉ, इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्स ग्रेविटेशन। क्लियर। न्यूटन्स का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर मान लें इफ़ वन ऑब्जेक्ट इज पृथ्वी, मतलब उसमें से एक ग्रह मान लीजिए जो m1 था वो पृथ्वी हो जाए, m ही हो जाए, m का मतलब मास ऑफ अर्थ, और डिस्टेंस यहाँ से r हम कंसीडर कर लें, तब क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू GME अपॉन r स्क्वायर। मतलब यहाँ m क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, और स्मॉल m किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को हो जाएगा, जो भी पार्टिकल होगा, कैपिटल G अपॉन r स्क्वायर। अब हम कैपिटल G के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, वेयर कैपिटल G कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है।
जी की जो वैल्यू होती है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है, ठीक है। ये कांस्टेंट है, इसका बेटा आप लोग वैल्यू ध्यान रखेंगे। अगर हम यूनिट निकालें यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन की, एफ इजिकल टू क्या होता है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से कैपिटल जी की वैल्यू निकाल रहे तो ये आर स्क्वायर एफ के आर स्क्वायर एफ में मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1m2 हो जाएगा। तो एफ की यूनिट क्या होती है न्यूटन, आर की क्या होती है मीटर स्क्वायर, आर मतलब होता है मीटर, तो मीटर का स्क्वायर है तो होगा मीटर का स्क्वायर। m1 m2 मतलब m1 की भी किलोग्राम, m2 किलोग्राम, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर। तो यूनिट क्या आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ के बारे में डिस्कशन किया गया है, ठीक है बेटा। अब हम लोग थोड़ा ग्रेविटी के बारे में बात कर लेते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर फ्रीली फॉलिबल होती है, जैसे कि हम मानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम लोग नीचे किसी ऑब्जेक्ट को हम आगे की ओर चलाते थे, क्या होता उसमें क्या होता है एक्सेलरेशन काम करता था, ठीक है। मतलब कि उसके पर सेकंड होने वाले उसकी जो वेलोसिटी में चेंजमेंट होता था वो एक्सेलरेशन कहलाता था, ठीक है। तो वैसे ही जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की ओर गिरती है फ्रीली, ठीक है, स्वतंत्र रूप से, तो क्या होता है वो पर सेकंड उसकी जो ऑब्जेक्ट पृथ्वी की जब नीचे आने वाली होती है तो पर सेकंड उसके स्पीड में इंक्रीमेंट होता है। वही स्पीड में जो इंक्रीमेंट होता है वही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। इसमें आप देख लेते हैं न्यूटन गति के दूसरे नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर बल कार्य करता है तो उसमें त्वरण ए एफ इजिकल टू एफ अपॉन एम उत्पन्न हो जाता है, मैं जानता हूँ। अतः पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण जब कोई वस्तु त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व बल अथवा गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। मतलब पृथ्वी के गुरुत्व के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। अब समझने क्या, मान लीजिए कोई पृथ्वी ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा, तो भाई जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा तो उसकी मतलब है उसमें कोई एक्सेलरेशन वर्क करेगा ही। अब चूंकि ये पृथ्वी उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है तो पृथ्वी के द्वारा एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। या आप दूसरी भी परिभाषा है बोल सकते हैं, मैं इसको ओरली बोल दिया हूँ, इसको मेंशन नहीं किया हूँ कि पर सेकंड किसी भी ऑब्जेक्ट के पर सेकंड कोई भी ऑब्जेक्ट जब पृथ्वी ऊपर से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसके स्पीड में होने वाला इंक्रीमेंट ही क्या कहलाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाता है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए फ्रीली विद इन ए वैक्यूम। दिस इज द स्टडी गेन ए स्पीड कस एक्सुअसली बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ठीक है। लोकेशंस ऑफ सिग्निफिकेशन वेरिएशन फ्रॉम द वैल्यू आर नोन एज ग्रेविटी एनोमैल्स। मतलब क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट वो किसी h हाइट से ऊपर से फ्रीली नीचे की ओर गिरता है तो उसकी स्पीड में लगातार इंक्रीमेंट होने लगता है, वो स्पीड अपना गेन करने लगती है और यही गेन जो होता है, यही जो स्पीड का इंक्रीमेंट होना ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। अब नोट की बात क्या है, जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। जो सामान्य जो वैल्यू रहते हैं कैपिटल स्मॉल जी की, इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, बेटा मैंने लिखा नहीं है, इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। तो इसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो वैल्यू होती है वो होती है सामान्य रूप पर जो हम लोग लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। कभी कभी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख देते हैं तो वो कैलकुलेशन के अनुसार भी होता है, लेकिन हमें सामान्य रूप से हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लिखते हैं। हमारी जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है वो पृथ्वी के पोल्स होती है, पोल नॉर्थ पोल या साउथ पोल होता है। देखो एक नॉर्थ पोल है, इसके नीचे साउथ पोल होते हैं, तो ये जो पोल होते हैं वहाँ पे वैल्यू क्या होती है, इसकी कैपिटल जी की सबसे स्मॉल जी की सबसे ज़्यादा रहती है। वो कितनी रहती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। जो पृथ्वी के सबसे अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन जब पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का मान गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट का मान सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो पृथ्वी के ध्रुवों पे होता है। कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी से अगर h ऊंचाई जाए तब भी बेटा घटता है और पृथ्वी से अगर h गहराई डेप्थ पे जाते हैं तब भी उसका मान घटता है। ये हम अभी किसी नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट वीडियो में इसके विषय में डिस्कशन कर लेंगे, कैसे पृथ्वी से h ऊंचाई जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है या पृथ्वी से h गहराई जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है। तो बेटा दोनों वही बातें हैं, पृथ्वी से चाहे h ऊंचाई जाए या h गहराई जाए, दोनों ही स्थिति में गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो 4 इसमें पॉइंट आपको नोट डाउन करने वाले हैं स्मॉल जी वाले में। इसकी सामान्य वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। दूसरी सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण जो मतलब कि एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो उसके ध्रुवों पर होती है, वो कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। गुरुत्वाकर्षण का मान अगर पृथ्वी से h ऊंचाई पे जाते हैं
तो क्या होता है, घटता है। और पृथ्वी से h गहराई जाने पर भी गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है। मतलब सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है, पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है या पृथ्वी पर होता है। अगर h ऊंचाई जाए या h ऊंचाई नीचे जाए, उसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है। अच्छा, एक नोट डाउन करने वाली और भी ऑब्जेक्ट है। पृथ्वी जो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का G/6 है, मतलब G का 6वां भाग है। वो किसी नेक्स्ट वीडियो में हम जा करके उसको हम मेंशन कर देंगे, लिख देंगे, लेकिन आप यहीं समझ लिए जो पृथ्वी का जो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का G/6 है। ठीक है, मतलब यहाँ का G है तो उसका G अगर अपॉन 6 कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये मैंने इसको हमने नॉर्थ पोल पर ज़्यादा है, साउथ पोल पर ज़्यादा है, ये डायमीटर और ये सब मैंने दिखा रखा है। ठीक है, तो जो ये आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जो तो प्लीज़ जो है, जो चैनल पर नए हो प्लीज़ को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी आपके नोटिफिकेशन में दिख जाए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।